हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग जातिवाद को पढ़ेंगे और जानेंगे भारतीय राजनीति में जाति की क्या भूमिका रही है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं जातिवाद को। देश जब आज़ाद हुआ तो उस समय संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया गया और सोचा गया था कि लोकतांत्रिक राजनीतिक जातिवाद की दीवारों को कमजोर कर विभिन्न जातियों को एक दूसरे के समीप लाएगी और ऊंच नीच के भेद को कम करेगी। लेकिन वोटों की राजनीति ने जाति विभेद और जातिवाद के विष को और गहरा कर दिया। हम पढ़ेंगे इस लेख में कि भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका को विस्तार से जानेंगे। तो हम जानते हैं भारत में जाति प्रथा को। जाति प्रथा किसी न किसी रूप में संसार के हर कोने में पाई जाती है, पर एक गंभीर सामाजिक कुरीति के रूप में यह हिंदू समाज की ही विशेषता है। वैसे इस्लाम और ईसाई समाज में भी इससे अछूते नहीं रह सके हैं। शुरू में जाति प्रथा के बंधन कठोर नहीं थे और जाति जन्म पर नहीं बल्कि कर्म पर आधारित थी। बाद में जाति प्रथा में कठोरता आ गई और वह पूरी तरह जन्म पर आधारित हो गई। आदिकाल में जातिवाद को जन्म के आधार पर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर माना जाता था। जन्म किसी भी जात में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन वो जो काम करते थे, जो पढ़ाई करते थे, जो शास्त्र का अध्ययन करते थे, उसे ब्राह्मण कहा गया। और फिर क्षत्रिय हुआ, जो युद्ध में लड़ाई करते थे। युद्ध में लड़ाई करके जो भी उसमें करते थे वो क्षत्रिय कहलाए। फिर जो व्यापार उपार खेती वगैरह जो करते थे तो उनको वैश्य कहा गया था। और फिर जो सेवा सत्कार का काम जिन लोगों के द्वारा होता था तो उन्हें शूद्र के रूप में जाना गया। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि जो शूद्र का काम कर रहे हैं तो वो फिर शूद्र का ही काम करता रहेगा और फिर वो शूद्र ही कहलाएगा। अगर वो उनका अगर चाह होगा तो वो फिर दूसरा भी काम कर सकता है, खेती भी कर सकते हैं। तो खेती जैसे वो करना स्टार्ट करेंगे तो फिर वो वैश्य हो जाएंगे, या फिर वो सैनिक का काम करेंगे या युद्ध का जो भी काम करेंगे तो वो फिर फिर क्षत्रिय हो जाएंगे। या फिर जब वो शास्त्र अध्ययन का काम करना स्टार्ट करेगा या शुरुआत करेगा तब फिर वो ब्राह्मण हो जाएंगे। या फिर जो वैश्य है तो वो अगर किसी के सेवा का काम अगर करता है तब फिर वो शूद्र हो जाता था। यानी जाति जन्म पर आधारित नहीं बल्कि काम पर आधारित था। और इस चार वर्ग में भी अन्य एक वर्ग जैसे शूद्र है, शूद्र में भी कई लोग जो जानवरों का जो चमड़ी होता है, जो खाल होता है, उसको जो छीलने का काम करता था उसे चमार कहा गया। यानी इसी टाइप से जो काम करते थे। वैश्य में भी बहुत कैटेगरी था और फिर क्षत्रिय में भी बहुत कैटेगरी था। जो जिस काम को करते थे उस कास्ट का नाम उस समय दिया जाता था और जन्म पर आधारित नहीं था। लेकिन समय के साथ ये और कारगर होते गया और ये सबसे जो जातिवाद जो हुआ, ये सबसे ज़्यादा इसका जो प्रभाव करने का जो कारक है उसे हम वोटों यानी कि जो वोटों की राजनीति को ही हम मोटा मोटी हम कह सकते हैं। तो ये रहा भारत में जाति प्रथा। अब ये आइए जानते हैं कि कास्टिज्म क्या है, यानी जातिवाद क्या है। व्यक्ति अपने आप को एक जाति विशेष का सदस्य समझे, जाति के प्रति सीमित लगाव की स्थिति को अपनाए, यह स्वाभाविक ही स्थिति है। लेकिन व्यक्ति का अपनी जाति के प्रति बहुत लगाव होना, अपने आप को अन्य जातियों से पूर्णतया अलग समझने की प्रवृत्ति और प्रशासन तथा राजनीति में भी जाति के आधार पर आचरण ही जातिवाद है। अपनी जाति के प्रति अत्यधिक लगाव के कारण अनेक बार
व्यक्ति अन्य जातियों के प्रति विरोध भावना को अपना लेता है। जातिवाद अन्य जातियों के प्रति द्वेष को जन्म देता है। यह विद्वेष सामाजिक व्यवस्था के लिए हानिकारक तत्व बन जाता है। यानी कि जो जाति है, जो जाति के लोग अपने ही जाति से लगाव रखे, अपने ही जाति के बारे में अच्छाई सोचे और दूसरे जाति का विरोध करे, दूसरे जाति से द्वेष करे या फिर उसका हानि समझे कि इसका हानि हो, मेरा लाभ हो, तो ये जो है ज़्यादा जातिवाद का कारण रहा है। अब हम जानेंगे कि भारत की लोकतांत्रिक राजनीति में जाति की क्या भूमिका रही है। हमारे देश में यह सोचा गया था कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाने के साथ राजनीति में जाति की भूमिका का अंत हो जाएगा या जाति की भूमिका कमजोर पड़ जाएगी, लेकिन वस्तुतः इस प्रसंग में उनकी धारणा गलत थी। व्यवहार में जब वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव प्रारंभ हुए तो जातिगत संस्थाएं अधिक महत्वपूर्ण बन गई, क्योंकि उसके पास भारी संख्या में मत थे और लोकतंत्र में सत्ता प्राप्ति हेतु इन मतों का मूल्य था। इसी वजह से जो है राजनीति में जाति की अहम रोल जो है समझा जाने लगा। जिन्हें सत्ता की आकांक्षा थी, उन्हें सामान्य जनता के पास पहुंचने के लिए संपर्क सूत्र की भी आवश्यकता थी कि हमें जो है अगर चुनाव लड़ेंगे तो हमें किस प्रकार से जनता के पास पहुँचें। तो इस पृष्ठभूमि में राजनीति में जाति की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण होती चली गई। इस स्थिति को दृष्टि में रखते हुए जयप्रकाश नारायण ने एक बार कहा था कि जाति भारत में अत्यधिक महत्वपूर्ण दल है। प्रोफेसर V.K. मेनन का यह निष्कर्ष सही है कि स्वतंत्रता के बाद भारत के राजनीतिक क्षेत्र में जाति का प्रभाव पहले की अपेक्षा बढ़ गया है। ये प्रोफेसर V.K. मेनन ने कहा है कि स्वतंत्रता के बाद जो है भारत की राजनीति में जाति की जो प्रभाव था या जाति की जो भूमिका थी वो पहले से कहीं अधिक बढ़ा है। जाति के संबंध में मॉरिस जोन्स ने भी कहा है कि जाति के लिए राजनीति का महत्व और राजनीति के लिए जाति का महत्व पहले की तुलना में बढ़ा है। जिसे हम राजनीति में जातिवाद से पुकारते हैं वह वास्तव में जाति का राजनीतिकरण है। रजनी कोठारी ने भी कहा है कि जाति एवं राजनीति परस्पर अंतर विरोधी नहीं है। जो लोग राजनीति में जातिवाद की शिकायत करते हैं वे राजनीति एवं जाति के स्वरूप को नहीं समझ पाए हैं। भारत की जनता जातियों के आधार पर ही संगठित है, अतः राजनीति को जाति संस्था का उपयोग करना ही होता है। राजनीति में जातिवाद का अर्थ जाति का राजनीतिकरण है। जाति को अपने दायरे में रखकर राजनीति उसे अपने काम में लाने का प्रयत्न करती है। दूसरी ओर राजनीति द्वारा जाति या बिरादरी को देश की व्यवस्था में भाग लेने का मौका मिलता है। जाति व्यवस्था एवं राजनीति की अंतःक्रिया के रूप में रजनी कोठारी ने 3 उसका स्वरूप बताए हैं। पहला है लौकिक पक्ष, दूसरा एकीकरण या व्यक्ति को समाज से बांधने का रूप और तीसरा है चेतना पक्ष। टिंकर ने राज्यों की राजनीति में जातियों की राजनीति की संज्ञा दी है। रजनी कोठारी ने आगे कहा है कि यह राजनीति नहीं है जो जाति परस्त हो गई है, बल्कि वह जाति है जो राजनीति परस्त हो गई है। रजनी कोठारी ने जाति को भारत की राजनीति में महत्वपूर्ण उत्प्रेरक तत्व माना है। इस संबंध में ग्रैनविले ऑस्टिन ने भी कहा है कि स्थानीय और राज्य स्तर की राजनीति में जातीय संघर्ष या जाति संघ और समुदाय निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने में उसी प्रकार भूमिका निभाते हैं जिस प्रकार पश्चिमी देशों में दबाव गुट यानी प्रेशर ग्रुप
भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक राजनीति में जाति की भूमिका का अध्ययन कई बिंदुओं के आधार पर किया जा सकता है, जिसमें पहला है निर्णय प्रक्रिया में जाति के तत्व की प्रभावशाली भूमिका। ये जो है इफेक्टिव रोल ऑफ कास्ट एलिमेंट्स इन द डिसीजन प्रोसेस। भारत में जातियां संगठित होकर राजनीतिक और प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करती है। ये कैसे संगठित होकर प्रभावित करती है? अब एक जाति विशेष के किसी भी जाति के लोग संगठित हो जाते हैं, अपने अपने जाति को लेकर के संगठित होकर के, जब या प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया हो या राजनीति में अगर ये डिसीजन मेकिंग जब होने लगता है तो उसमें जो है वो काफ़ी प्रभाव डालती है। उदाहरण के लिए संविधान में अनुसूचित जातियां और जनजातियां के लिए आरक्षण के प्रावधान रखे गए हैं, जिस कारण ये जातियां संगठित होकर सरकार पर प्रभाव डालती है कि इन सुविधाओं को और अधिक वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाए। अन्य जातियां चाहती हैं कि आरक्षण समाप्त कर दिया जाए अथवा उनका आधार सामाजिक आर्थिक स्थिति हो, उन्हें भी आरक्षण का लाभ प्राप्त हो। अनुसूचित जातियों के अतिरिक्त अन्य पिछड़ी जातियों द्वारा आरक्षण की मांग और मंडल आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए 1993-94 में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की घोषणा भी इस बात से करती है। दूसरा जो इसका पॉइंट है वो है राजनीतिक दलों में जातिगत आधार पर निर्णय। भारत में सभी राजनीतिक दल लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करते समय भी जातिगत आधार पर ही निर्णय लेते हैं। वस्तुतः यह स्थिति कम अधिक रूप से सभी राज्यों में ही रही है और सभी दलों एवं सभी राजनीतिक दलों द्वारा इसी व्यवहार को अपनाता है कि जब अपना जब प्रतिनिधि वहीं पे खड़ा करेंगे जिस जगह पे उसकी जाति की संख्या अधिक हो, और जिस जगह पे जिस क्षेत्र में जिस जाति की संख्या अधिक रहती है उस क्षेत्र में सारे राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवार को वही जाति के लोगों को वहाँ पे टिकट दे करके खड़ा किया जाता है। आगे है जातिगत आधार पर मतदान व्यवहार। चुनाव, भारत में जो चुनाव होता है इस चुनाव में जातिवाद को साधन के रूप में अपनाया जाता है ताकि प्रत्याशी की जाति के मतदाताओं का पूर्ण समर्थन प्राप्त किया जा सके। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी श्री चरण सिंह और हरियाणा के चुनाव में देवीलाल की सफलता सदैव ही जाट जाति के मतों की एकजुटता पर निर्भर रही है। केरल के चुनाव में साम्यवादी और मार्क्सवादी दलों ने भी वोट जुटाने के लिए सदैव जाति का सहारा लिया है। आगे है कि मंत्रिमंडलों के निर्माण में जातिगत प्रतिनिधित्व। अब जो मंत्रिमंडल का जब भी निर्माण होता है तो जातिगत को आधार बनाया जाता है। इस संबंध में मेयर ने कहा है कि जातीय संगठन राजनीतिक महत्व के दबाव समूह के रूप में प्रवृत्त है। भारतीय राजनीति में उनकी भूमिका वही है जो भूमिका यूरोप और अमेरिका में हित समूह की है, यानी प्रेशर ग्रुप जो अमेरिका में है तो वही जो है हित समूह है और यहाँ भी दबाव समूह है। तो जो स्थिति भारतीय राजनीति में जाति की है वही स्थिति अमेरिका में हित समूह या दबाव समूह की है। अनेक जातीय संगठन और समुदाय, अखिल भारतीय गुर्जर महासभा, अखिल भारतीय कान्यकुब्ज सभा, अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा, राजस्थान में जाट सभा और राजपूत सभा, तमिलनाडु में नाडार जाति संघ, गुजरात में क्षत्रिय महासंघ और खाम बिहार में कायस्थ सभा आदि राजनीतिक दलों में रुचि लेते हैं और अपने अपने संगठित बल के आधार पर राजनीतिक सौदेबाजी भी करते हैं। लेकिन देश की सभी प्रमुख जातियां इस प्रकार संगठित नहीं है। अब अगला पॉइंट है जाति एवं प्रशासन। लोकसभा और विधानसभाओं के लिए जातिगत आरक्षण की व्यवस्था प्रचलित है। केंद्र एवं राज्यों की सरकारी नौकरी में भी पदोन्नति के लिए जातिगत आरक्षण का प्रावधान है।
मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों में विद्यार्थियों की भर्ती हेतु आरक्षण के प्रावधान भी मौजूद है। ऐसा भी माना जाता है कि भारत में स्थानीय स्तर के प्रशासनिक अधिकारी निर्णय लेते समय या निर्णयों के क्रियान्वयन में प्रधान और प्रतिष्ठित या संगठित जातियों के नेताओं से प्रभावित हो जाते हैं। बिहार राज्य के प्रशासन में तो जातिवाद का तत्व बहुत अधिक प्रभावी है। आगे पॉइंट है राज्य राजनीति में जाति। इस संबंध में माइकल ब्रेचर ने कहा है कि अखिल भारतीय राजनीति की अपेक्षा राज्य स्तर की राजनीति पर जातिवाद का प्रभाव अधिक है। यद्यपि किसी भी राज्य की राजनीति जातिगत प्रभाव से अछूती नहीं रही है, तथापि बिहार, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, इन सारे राज्यों की राजनीति का अध्ययन तो बिना जाति गणित के कर ही नहीं सकते हैं कि इन सारे राज्यों में जिस जाति के अधिक संख्या है वहाँ पे वही प्रत्याशी जो है जीत करके जो है आते हैं। आगे है राज्यों की राजनीति में जाति का प्रभाव। ये जो जाति का प्रभाव कितना अधिक प्रतीत हो रहा है कि टिंकर जैसे विद्वानों ने अपना विचार व्यक्त किया है कि भारत के बहुत बड़े भाग में आगे आने वाले अनेक वर्षों तक राज्यों की राजनीति जातियों की राजनीति बनी रहेगी। एक विशेष बात यह है कि संविधान के अंतर्गत जातिगत आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की गई है। उसने जाति को और प्रभावशाली बनाया है तथा राजनीति पर जाति की पकड़ और गहरी हो गई है। भारतीय राजनीति में जाति के प्रभाव के संबंध में हम निष्कर्ष के रूप में यही कह सकते हैं कि भारतीय परिस्थितियों में जाति राजनीति का एक प्रमुख तत्व बना रहेगा। जाति की भूमिका को समाप्त नहीं किया जा सकता, इसे नियंत्रित अवश्य किया जा सकता है और किया भी जाना चाहिए। जाति की भूमिका राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में उतनी नहीं है जितनी कि स्थानीय और राज्य स्तर की राजनीति में है। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि चुनाव में जाति की भूमिका सामान्य परिस्थितियों में ही रहती है। यदि चुनाव के अंतर्गत कोई महत्वपूर्ण प्रश्न या समस्या सामने हो तो फिर जाति के तत्व का प्रभाव बहुत कम हो जाता है। 1971 के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ के नारे, 1977 के लोकसभा चुनाव में लोकतंत्र बनाम तानाशाही, ये जो 1971 के लोकसभा चुनाव है ये इंदिरा गांधी के समय उन्होंने नारा दिया था कि गरीबी हटाओ। उसके बाद वो ज़बरदस्त वोटों से जो है उनकी जीत हुई थी। फिर उसके बाद जो है 1974-75 में जो आपातकाल जो देश में लगाया और उसके बाद जो है पूरे देश के कई सैकड़ों नेताओं को जेल में बंद कर दिया था। फिर उसके बाद जो है 1977 के लोकसभा चुनाव आता है तो उसमें जो है विपक्षी जो नेता लोग थे या विपक्षी जो दल थे उनका नारा था लोकतंत्र बनाम तानाशाही। और फिर 1984 के लोकसभा चुनाव में राजीव लहर आया और राजीव लहर और सहानुभूति लहर ये नारा था। जैसे कि 2014 में मोदी लहर के कारण जाति के तत्व का प्रभाव नगण्य हो गया था। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब लोकसभा का चुनाव आम चुनाव जब आता है तो वहाँ पे कोई मुख्य बातों को जिससे कि देश के नागरिक को लाभ हो या उससे प्रभावित हो उस तरह के नारे का जो है ज़्यादा प्रभाव देखा जाता है। लेकिन राज्य और पंचायती राज के चुनाव में जाति एक अहम भूमिका हो जाती है। चुनाव में जाति के महत्व की भूमिका होती है और लेकिन केवल जातिवादी राजनीति को अपनाकर लोकसभा या विधानसभा चुनावों में सफलता प्राप्त कर पाना संभव नहीं होता है। यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में बड़ी संख्या में एक ही जाति होती है तो उनमें एकता नहीं रहती और इस जाति में उपजातियों के भेद खड़े हो जाते हैं। कम संख्या वाली जातियां तो अपने बल पर चुनाव जीत ही नहीं सकती है। यदि कोई जाति अपनी जाति के उम्मीदवार के पक्ष में खुला और जोरदार जातिवादी प्रचार करती है तो दूसरी जातियां उनके खिलाफ हो जाती है। इसलिए चुनाव की राजनीति में अनेक जातियों का गुट बनाना होता है। इसी कारण चतुर राजनीतिक नेता खुले तौर पर जातिवादी राजनीति को नहीं अपनाते हैं। यदि 21वीं सदी में भी जातिगत आधार पर आरक्षण की स्थिति को बनाए रखा जाता है
तो जातिगत विद्वेष की स्थिति के प्रबल होने की आशंका होता है और सामान्य विचार यह बन रहा है कि भविष्य में आरक्षण का आधार सामाजिक आर्थिक होना चाहिए। हमारा लक्ष्य ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि किसी भी रूप में आरक्षण की व्यवस्था को बहुत लंबे समय तक न अपनाना पड़े। तो ये रहा भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका और निष्कर्ष। धन्यवाद।